हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग आरपीएससी 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर का जूलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को उसका पेपर 2 देखेंगे, मतलब जूलॉजी पेपर 2। तो शुरू करते हैं। हम लोग इस पार्ट में 75 क्वेश्चंस करेंगे विद डिटेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द ऑर्निथिन साइकिल वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो आपसे साइंटिस्ट के नेम पूछे गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रेब्स एंड हैंसलेट। ये 1932 में इन दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी। ये बेसिकली जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं उनको पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लिवर में, और फिर रिलीज़ किया जाता है, मतलब एक्सक्रीट आउट थ्रू द बॉडी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो अमोनिया है वो CO2 के साथ मिलके एल ऑर्निथिन के साथ रिएक्शन करता है, देन ये बनाता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन बाद में कन्वर्ट होता है आर्जिनोसक्सीनेट में, आर्जिनोसक्सीनेट एल आर्जिनिन में, और जब एल आर्जिनिन एल ऑर्निथिन में कन्वर्ट होता है तो तब यहाँ से यूरिया निकल जाता है, और ये फिर किडनी को पास कर दिया जाता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है ये यहाँ से। अब क्यों ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है साइकिल की? इसको ऑर्निथिन या यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। इसकी ज़रूरत ये है कि जो एक्स्ट्रा जो अमोनिया है वो अगर मतलब स्टोर हो गया हमारी सेल्स में तो ऑस्मोलैरिटी के लिए हार्मफुल प्रूव होगा, इसलिए उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में, मतलब जो कि यूरिया है उस फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो इसके साइंटिस्ट के नाम पे आया है, बाकी मतलब स्टेप पे भी आ सकता है कि कौन से स्टेप में क्या बनता है सिट्रोलिन में और ऑर्निथिन में, तो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट ए पेप्टाइड नेचर न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें पूछा है कि पेप्टाइड नेचर का कौन सा नहीं है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सीरोटोनिन, क्योंकि सीरोटोनिन एक सिंगल ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से बनता है, तो पेप्टाइड नहीं हो सकता है। और अगर इसके थोड़ा डिटेल की बात करें तो ये जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें एक पोजीशन होती है, इस लोकेशन होती है एक रेफे न्यूक्लियाई, तो वहाँ के न्यूरॉन से रिलीज होता है, और ये हमारी बॉडी के वेलबींग और हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसका सिक्रेशन कम होता है तो ये डिप्रेशन का साइन और सिम्टम हो सकता है। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जैसे बीटा एंडोर्फिन दिया हुआ है। एंडोर्फिन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और एंडोर्फिन ये जो पेन की सेंसेशन होती है उसको इनहिबिट करते हैं, एंड दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। 31 अमाइनो एसिड पेप्टाइड होते हैं, इनको गुड ओपोइड बोलते हैं। इसके अपोजिट में जो डाइनोर्फिन दिए हुए हैं ये भी एक तरीके के न्यूरोपेप्टाइड्स ही हैं, दोनों के दोनों न्यूरोपेप्टाइड से बिलोंग करते हैं। इनका डाइनोर्फिन का एंडोर्फिन के अगेंस्ट एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एंजाइटी और डिप्रेशन वाली कंडीशन में रिलीज़ होते हैं, और इनको बैड ओपोइड बोलते हैं। और अगर सोमेटोस्टैटिन की बात करें तो ये एक तरीके का हार्मोन होता है जो मेजर ऑर्गन्स इसको रिलीज़ करते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पेनक्रियाज, हाइपोथैलेमस, CNS, और इसके मतलब इनहिबिटरी इफ़ेक्ट्स होते हैं। और ये इसकी 2 फॉर्म होती हैं, 14 अमाइनो एसिड भी हो सकता है, 28 अमाइनो एसिड भी, इट डिपेंड्स अपॉन द टिश्यू। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द प्रोपगेशन रेट ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व डिपेंड्स अपॉन। तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोपगेशन रेट होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल द गिवन फैक्टर्स विच आर गिवन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच काइंड ऑफ सेल्स अकर इन अबंडेंस इन नर्वस सिस्टम। तो पूछा गया नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी होती हैं? तो न्यूरॉन सेल्स नहीं होती हैं, कोई भी तरीके की हो। ग्लायल सेल्स मोर देन 90% बनाती हैं, CNS हो या PNS हो नर्वस सिस्टम का, और रिमेनिंग 10% न्यूरॉन्स बनाते हैं। इसलिए जो कैंसर बोलते हैं ना वो ग्लायल सेल्स का होता है, न्यूरॉन्स का नहीं होता, क्योंकि न्यूरॉन्स तो हमें पता है डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। हायर लेवल पे ये रिसर्च से पता चला है कि न्यूरॉन्स डिवाइड कर सकते हैं, बट यूजली हम कंसीडर करते हैं कि इनमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती है, तो जो कैंसर और ट्यूमर फॉर्मेशन होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिवीजन ऑफ ग्लायल सेल्स। और ग्लायल सेल्स का भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि CNS में 4 तरीके की होती हैं और PNS में 2 तरीके की होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज नॉन क्लॉटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो हमसे पूछा गया है कि किस फैक्टर की वजह से वो क्लॉट नहीं करता है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, फिब्रिनोलाइसिन, क्योंकि ये जो हीरोडिन होता है ये तो लीड्स के सलाइवरी सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है, एंड हेपारिन इज ए टाइप ऑफ गैग मीन्स ग्लाइकोजोमाइनोग्लाइकन दैट इज रिलीज्ड बाय मास्ट सेल। और ये जो फिब्रिनोलाइसिन होता है ये एक तरीके का एंजाइम होता है जो कि फाइब्रिन के जो सिंथेसिस है उसको ब्रेक करता है, उसको फॉर्मेशन नहीं होने देता बेसिकली।
नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम इज एंटागोनिस्टिक ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन यूजिंग एन अबॉर्टिव एजेंट। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा मिफेप्रिस्टन। ये मिफेप्रिस्टन मीजोप्रोस्टोल के साथ ली जाती है, दोनों का कम्बिनेशन, एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का पार्ट होते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन के इनहिबिटर होते हैं, तो इसीलिए जो मतलब मिसकैरेज वाले केसेस होते हैं उनमें ये 97% तक इफ़ेक्टिव है अगर इनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लिया जाए तो। नेक्स्ट है 7th, विच वन ऑफ देम हार्मोन सिक्रेट्स बाय रीनल टिश्यू। रीनल टिश्यू कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा एरिथ्रोपोएटिन। आपने सुना भी होगा कि किडनी से रिलीज होता है एरिथ्रोपोएटिन। दिस इज़ द हार्मोन रिलीज्ड बाय किडनी टू स्टिमुलेट द आरबीसी फॉर्मेशन, मतलब एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है, इसलिए एरिथ्रोपोएटिन नाम है। ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं और टोटल 165 अमाइनो एसिड होता है। अगर हम प्रोरेनिन की बात करें तो ये तो जो लेट जेस्टेशन फेज़ होता है तो उस टाइम के दौरान प्लेसेंटा से रिलीज़ होता है, और बाकी तो आपको पता है कि इसके नहीं है सोमेटोस्टैटिन, और ये जो रीनल जाइमोजन है ये इसके नहीं है किडनी के। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ वीनस ब्लड इज़। तो पूछा गया है कि जब ब्लड टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे देता है उसके बाद जो वेन्स वहाँ से निकल रही है तो उसमें ऑक्सीजन की सेचुरेशन या परसेंटेज कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन 75% होगी, क्योंकि हमने ऐसा सुना भी होगा कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड इसमें 20 ml ऑक्सीजन होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 ml ऑफ ब्लड में टोटल 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, और जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन है, मतलब 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो 20 ml ऑक्सीजन आउट ऑफ दैट 20 ml ऑफ ऑक्सीजन 5 ml ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई होती है और 4 ml ऑफ CO2 रिसीव होती है उस ब्लड में। तो हम क्या कहेंगे कि अगर 20 ml से 5 ml जा रही है तो कितने परसेंट चली गई, तो 25% चली गई। अभी भी उसके पास उस 20 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास अभी भी 75% ऑक्सीजन अभी भी है, क्योंकि उसने सिर्फ 25% दी है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर 75 हो जाएगा। अगर हमसे CO2 का पूछता, यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा, तो क्या होता, 20 ml ऑफ ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें 4 ml CO2 ऐड होती है। ठीक है, तो वो कंसेप्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच वन ऑफ देम इज अफेक्टिंग द यूरिन आउटपुट। मतलब कौन सी चीज़ है जो यूरिन के आउटपुट को अफेक्ट करती है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि जो एंटी डायरेटिक या वैसोप्रेसिन हार्मोन है दैट इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये हमारे यूरिन के आउटपुट को अफेक्ट करता है। अब आप जो ये 2 लास्ट के ऑप्शन है वाटर इनटेक और ऑस्मोटिक स्टेट ऑफ द ब्लड, तो इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं वाटर इनटेक और ऑस्मोटिक स्टेट ऑफ द ब्लड तो बॉडी की स्टेट हैं जिनको प्राइमरली और फाइनल कंट्रोल तो ADH ही करेगा कि यूरिन आउटपुट को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो फाइनल डिसीजन फाइनल जो एक्शन होता है वो तो हार्मोन का ही होता है। नेक्स्ट है 10th, विच वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन फॉर क्योरिंग द एनीमिया। तो इसका आंसर C हो जाएगा, फोलिक एसिड। तो आपने सुना भी होगा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको रिकमेंड किया जाता है कि आयरन की टैबलेट खाओ, आप आयरन की खाओ, तो ऐसा बोला जाता है ना। तो जो विटामिन B9 होता है इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है THF, मतलब टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड। ये बायो एक्टिव फॉर्म होती है, और ये जो विटामिन B9 है ये 1 कार्बन ट्रांसफ़र रिएक्शंस में एम्प्लॉय होता है उनमें, रेदर देन CO2। और क्योंकि ऐसी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन करके ये अमाइनो एसिड प्यूरिन और पिरामिडिन की बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिरामिडिन में थायमिडिन स्पेशली। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो जो ब्लड सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर पाएंगी, मतलब जो प्रिकर्सर सेल हैं जैसे कि एरिथ्रोब्लास्ट सेल, अगर उनको प्रॉपर अमाउंट में ये जो सप्लीमेंट है ये नहीं मिले, जैसे प्यूरिन, पिरामिडिन और अमाइनो एसिड, तो वो कैसे डिवाइड कर पाएंगी, कैसे अपना DNA सिंथेसिस करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि वो साइज़ में लार्ज हो जाती हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब जो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी विच टाइप ऑफ एनीमिया होगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। इसलिए उन लेडीज़ को फोलिक एसिड की टैबलेट खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट है pH ऑफ लाइसोसोम इंटीरियर इज़। तो हमें पता है कि इसका आंसर हो जाएगा 4th वन 4 to 5।
क्योंकि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ग्लाइकोसाइडेज, फॉस्फोलाइपेज, लाइपेज, फॉस्फेटेज, ऐसे ऐसे, और ये एसिडिक पीएच पे ही एक्टिवेट होते हैं। और इसकी बेनिफिट भी हमें पता है कि अगर वो नॉर्मल पे होने लगे तो जो सेल्स में नॉर्मली काम कर रहे हैं एंजाइम्स तो वो उनको भी डाइजेस्ट कर जाएंगे, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहेगा। इसीलिए जो बाकी के सेल के जो नॉर्मल फंक्शनिंग एंजाइम्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लाइसोसोम के एंजाइम्स को ये स्पेशलिटी दी गई है कि वो एसिडिक पीएच पे ही एक्टिव होंगे। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विच इज़ मोर अबेंडेंट इन आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोर अबेंडेंट पूछा है, ना कि सिंपली पार्ट पूछा हो तो हम मतलब 4th लगा दें, जबकि हमसे मोर अबेंडेंट पूछा है तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सिस्टर ने, क्योंकि ईआर के पार्ट होते हैं सिस्टर ने, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, और एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एन्यूलेटेड ईआर। ये होता है न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट वाला रीजन जहाँ पे जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है वो स्टोर होता है। तो ये हम बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट पूछा तो सिस्टर ने ही ईआर का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट बनाते हैं। यहीं पे अगर हम गोल्जी बॉडी की अगर बात कर लें तो वहाँ पे सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स 4 पार्ट होते हैं गोल्जी बॉडी के, लेकिन जो ईआर होता है उसमें वैक्यूल्स नहीं आता है, तो ये डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है। 13 है, ए ग्लाइकोप्रोटीन विद इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वन कि ओरिएंटेड टूवर्ड द एनवायरनमेंट, क्योंकि जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन होता है वो एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर, तो ऑब्वियस है वो सेल के सुपरफिशियली मतलब पेरिफेरी पे ही प्रेजेंट होनी चाहिए वो चीज़, तो इसीलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 14, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है अटैच टू साइटोस्केलेटन प्रोटीन, तो ये तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो इस काम को करते हैं, ना कि ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है 14, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट ए सेल एडिशन मॉलिक्यूल। तो हमसे पूछा कि कौन सा इस कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा लैमिनिन, क्योंकि लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन और कोलेजन ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन है, जबकि सिलेक्टिन, कैडेरिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, सुपर फैमिली और इंटेग्रिन ये एडिशन मॉलिक्यूल में आते हैं। नेक्स्ट है 15, द जीन फैमिली ऑफ UMUC, UMUD एंड RECA आर इन्वॉल्विंग इन द फॉलोइंग प्रोसेस। हमसे पूछा गया कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन से पर्टिकुलर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सोर्स DNA रिपेयर। इसको एरर प्रोन रिपेयर मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसके वर्सेस में एक और रिपेयर मैकेनिज्म होता है दैट इज़ बेस एक्सीजन रिपेयर, तो वहाँ पे वो एरर प्रोन नहीं होता लेकिन सोर्स वाला होता है। सोर्स वाले में कौन कौन से SOS में कौन से यूज़ होते हैं प्रोटीन्स मैं बता देती हूँ एक बार। REC1, LEXA, UVRA, UMUA-BC एंड REC1, RAC1। तो ये सारे प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ये SOS वाले रिपेयर मैकेनिज्म में यूज़ होते हैं। जबकि जो दूसरा होता है बेस एक्सीजन रिपेयर, उसमें DNA ग्लाइकोसाइलेज, देन AP एंडोन्यूक्लियस, देन DNA पॉलीमरेज एंड देन DNA लाइगेज, ये सीक्वेंस में यूज होते हैं और ये बहुत ही अच्छा मतलब रिलायबल मेथड है ऑफ रिपेयर मैकेनिज्म का। नेक्स्ट है 16, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलेक्टिन्स एडिशन मॉलिक्यूल्स। तो सिलेक्टिन के बारे में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सिलेक्टिन्स ऑन वन सेल इंटरेक्ट्स विद कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिगेंड ऑन अनदर सेल, क्योंकि सिलेक्टिन से आपको याद आना चाहिए सी लैक्टिन, लैक्टिन वर्ड से बना हुआ है, और लैक्टिन वो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा MBL, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन, तो ये इम्यूनोलॉजी में आपने सुना होगा। तो वहाँ से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते थे कि ये सिलेक्टिन ऐसे सामने वाले ऐसे मॉलिक्यूल से बाइंड करते हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो, और ये कैल्शियम डिपेंडेंट तो होते ही हैं। 3 तरीके के हो सकते हैं, EP एंड L। E जो एक्टिवेटेड एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनके ऊपर होते हैं, P वाले एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स एंड एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर, और L वाले लिम्फोसाइट्स के ऊपर होते हैं। ये किसी भी अदर मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकते हैं जिनके पास कार्बोहाइड्रेट मोइटी होगी, तो इसीलिए बाकी ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं और फर्स्ट वाला ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिटेक्टेड टू हैव कैवियोले, दीज स्ट्रक्चर्स आर। तो हमसे कैवियोले के बारे में पूछा गया है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल एनरिच्ड मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन, क्योंकि कैवियोले बेसिकली लिटल केव्स होता है इसका मतलब, और ये स्पेसिफिक एरिया होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि स्फिंगोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और रिसेप्टर में एनरिच होता है।
और जो इस जब भी किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, रिसेप्टर पे कोई भी लिगेंड बाइंड करता है तो इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है और छोटी छोटी केव्स बन जाती हैं उन्हीं को कैवियोले बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, ए माइक्रोट्यूब्यूल इज ऑब्जर्व्ड क्विकली आफ्टर ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली ऑक्यूपाइड टू दिस माइक्रोट्यूब्यूल टू स्टिमुलेट इट्स ब्रेकडाउन। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा लॉस ऑफ इट्स जीटीपी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली के लिए जीटीपी मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन के लिए एक प्रॉपर कन्फर्मेशन प्रोवाइड करवाती है जीटीपी। हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि असेंशियल है, वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर कन्फर्मेशन देगी, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। अगर पॉजिटिव एंड पे जीटीपी बाउंडेड फॉर्म में है तो उसका डिस्टेबलाइजेशन नहीं होता है, मतलब उस एंड का वो ब्रेक नहीं हो पाती, वो स्टेबलाइज्ड रहती है। और जिस एंड पे जीडीपी बाउंड होता है तो वहाँ पे डिपोलिमराइजेशन रेट फास्ट होती है, इसीलिए उसको माइनस एंड बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जीटीपी मतलब पॉलीमराइजेशन में हेल्प करती हो या फिर जीडीपी बाउंड हो गई है तो ये फिर डीपॉलीमराइजेशन करवाएगी। जीटीपी और जीडीपी दोनों एंड पे ही, जहाँ पे बाउंड होती है, दोनों एंड ही पॉलीमराइजेशन करते हैं, लेकिन रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन डिफर करती है। जहाँ पे जीटीपी होता है वहाँ पे फास्ट होती है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन सही है, अगर इसकी जीटीपी लॉस हो जाएगी तो वहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन रेट ज़्यादा होगा और इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली नहीं हो पाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट है 19, इसमें बोला गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा क्योंकि एंजाइम्स भी होते हैं, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, डीएनए खुद का होता है क्योंकि सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती है। तो ऑब्वियस है इसमें जो सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, हमें पता है, और अपने खुद के एंजाइम्स भी बनाता है उस क्रोमोसोम से। आरएनए और राइबोजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। राइबोजाइम बेसिकली वो आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट है 20, सेल ऑर्गेनेलीज हैव कंटेंट ऑफ डीएनए इज और आर, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज कौन सी हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोलस में भी होता है। न्यूक्लियोलस बेसिकली न्यूक्लियस के इनसाइड में एक स्पेशलाइज्ड रीजन होता है जिसमें डीएनए या क्रोमोसोम का वो पार्ट होता है जो कि आरआरएनए को कोड करता है। आरआरएनए में जैसे कि ये एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट बनता है 28S, 18S और 5.8S का एक सिंगल ट्रांसक्रिप्ट होता है। इसकी मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं उस रीजन के अंदर, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पार्ट ऑफ डीएनए है, तो मतलब डीएनए है। तो नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड में भी होता है, आपको पता है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होती हैं। प्लास्टिड फर्दर 3 तरीके का हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्रोमोप्लास्ट में फैट सोल्यूबल पिगमेंट होते हैं जैसे कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स, और ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर 3 तरीके के होते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है 21, KI67 इज़ मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टारगेट फॉर, तो पूछा गया है कि ये कहाँ पे यूज होता है KI67 मॉलिकुलर मार्कर। तो ये जो कैंसर रिलेटेड जीन है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कैंसर, क्योंकि कैंसर रिलेटेड जीन या प्रोटीन कह सकते हैं और इसका एक्सप्रेशन ट्यूमर सेल से स्ट्रांगली एसोसिएटेड होता है, मतलब उसकी प्रोलिफरेशन और ग्रोथ पे। और ये प्रोलिफरेशन मार्कर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो KI67 है दैट इज़, इसका फंक्शन ये होता है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन शीथ फॉर द कंडेंस्ड क्रोमोसोम। उसके ऊपर जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की शीथ होती है उसकी फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑब्वियस है जो एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होगी उनमें इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा हो रहा होगा, मतलब क्योंकि जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है वो ज़्यादा बन रहा होगा, तो इसलिए ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कैंसर सेल्स का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ देम रूल एक्सप्लेन दैट जियोग्राफिकल रेसेस ऑफ स्पीसीज इनहैबिटिंग कोल्ड एरियाज इज आर मच लार्जर एज कम्पेयर टू देयर वार्मर काउंटर पार्ट्स। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा बर्जमैन रूल। तो ये इकोलॉजी में 6 रूल हैं, तो ये आपको कर लेने चाहिए। इस क्वेश्चन पेपर में 6 के 6 रूल्स के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप समझ सकते हो। हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी और सिंगल लाइन में इनकी डेफिनेशन है। बर्जमैन रूल कहता है कि जो कोल्डर एरिया के एनिमल्स होते हैं उनका साइज लार्जर होता है एज कम्पेयर टू वार्मर वाले काउंटर पार्ट्स के, तो इसीलिए इसका आंसर थर्ड है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन एक्वेटिक सिस्टम, तो सिर्फ एक्वेटिक सिस्टम में पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि फॉस्फोरस कहाँ कहाँ से आ सकता है,
फॉस्फोरस सबसे पहले तो आपको पता होगा कि सेडिमेंट्री साइकिल का पार्ट होता है, तो अर्बन ड्रेनेज से आ सकता है, जो भी मतलब वेस्ट वाटर है जो ड्रेन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए जाते हैं, तो उनका जो सीवेज वाला पानी होता है या फिर जो इरिगेशन की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स लेक में आ जाते हैं या फिर एक्वेटिक सिस्टम में आ जाता है, और जो रॉक्स होती हैं उनकी वेदरिंग से भी आ सकता है। तो ये सारे ही सेडिमेंट्री के कहीं ना कहीं पार्ट हैं, इसीलिए फॉस्फोरस के सोर्स हो सकते हैं, इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24, द एलन रूल इज एक्सप्लेनिंग दैट। तो एलन रूल में पूछा गया है, ये भी इकोलॉजी का रूल है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, दैट द एक्सट्रीमिटी सच एज द टेल, ईयर, नोज एंड लेग्स ऑफ द मैमल, जो एक्सट्रीमिटी होती हैं वो शॉर्टर होते हैं कोल्डर एरिया में, और जो वार्मर एरिया के एनिमल हैं उनमें ये एक्सट्रीमिटी लार्ज होती हैं, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, इवन ह्यूमंस में भी आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो कोल्डर एरिया में ह्यूमंस हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटी हैं, जैसे नाक है, कान है, वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो वार्मर एरिया के जैसे साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनसे कंपेयर करें तो थोड़ा डिफरेंस हमें दिखता है एक्सट्रीमिटी में। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट टू द नाइट्रेट इज गवर्नड बाय। तो हमें एंजाइम का नाम पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर, क्योंकि ये जो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस होते हैं, और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाले नाइट्रोबैक्टर होते हैं। नेक्स्ट है द मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल्स बियर डार्कर पिगमेंटेशन इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स दैट एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये चीज़ तो हम भी देखते हैं, जो वार्मर एरिया में एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की भी बात कर लें, वो डार्कर कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ठंड में लोग रहते हैं, ठंडे वाले एरिया में रहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करता है ग्लोगर रूल। तो आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हो, ग्लो करते हैं वो लोग जो ठंडे एरिया में रहते हैं, तो उनकी स्किन का पिगमेंटेशन कम होता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, द रेस ऑफ बर्ड्स इनहेबिटिंग कोल्डर रीजन डेवलप रिलेटिवली narrower एंड मोर एक्यूमुलेट विंग्स दैन दोज इन द वार्मर क्लाइमेट इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, बर्चमैन रूल। तो ये भी बर्चमैन रूल ही कहता है कि जो ठंडे वाले एरिया में रहते हैं उनके विंग्स नैरोअर और मोर एक्यूमुलेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वार्मर वाले के। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कौन इंडिकेट करता है। तो इसमें आंसर थर्ड हो जाएगा, लाइकेन, क्योंकि अगर ज़्यादा SO2 होगा किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और लाइकेन की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, तो वहाँ पे उस एरिया में पर्टिकुलरली लाइकेन नहीं होगी, तो ये इंडिकेट करती है कि वो एरिया में SO2 का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है 29, both undercrowding, low density and overcrowding, high density are deleterious and limiting to the growth rate of the population is explained by। तो कौन सा रूल इसको एक्सप्लेन करता है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, एलीज प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी का, तो आपको करना चाहिए। एक और क्वेश्चन पेपर में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था, तो ये क्या कहता है कि कुछ एक्सटेंट तक जो इंडिविजुअल नंबर है या जो पॉपुलेशन साइज़ है और इंडिविजुअल फिटनेस है, दोनों के बीच में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो वैसा रिलेशनशिप चलता है, बट कुछ एक्सटेंट तक ये कहता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज़ अगर ज़्यादा होगा तो इंडिविजुअल की फिटनेस भी ज़्यादा होगी, बट टू ए लिमिटेड एक्सटेंट उसके बाद रेशियो अलग हो जाएगा, जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये एली रूल बताता है। नेक्स्ट है 30, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन्ड बाय। तो किसने दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड का कंसेप्ट। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर चार्ल्स डार्विन। इन्होंने ये एक इंग्लिश जूलॉजिस्ट थे, 1927 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, और इसीलिए जो पिरामिड है उनको एल्टन के पिरामिड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल विच कैन बी सीन विद द अनएडेड आइज। तो ऐसे ही हम विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से तो हम कितने साइज़ तक का मतलब ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 100 माइक्रोन तक हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा और बताऊं, माइक्रोस्कोप वगैरह के मतलब ऐड करके कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प ले रहे हैं, उनकी हेल्प से तो सबसे पहले तो नॉर्मल आई का ही है, हम 100 माइक्रोमीटर तक दो चीज़ों को सेपरेट करके देख सकते हैं, मतलब हम इसको यहाँ पे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोल सकते हैं। अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन वाली की बात करें तो 1 नैनोमीटर तक हो सकती है। तो इसलिए उसकी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होती है और रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट है विच स्टेन इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, क्योंकि ये स्पेशल है, इसी में यूज़ किया जाता है। जो हेमाटोक्सिलिन है वो तो नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप की स्लाइड प्रिपेयर करते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के स्पेसिमेन है उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि एक लिपिड स्टेनर होता है, लिपिड को पर्टिकुलरली स्टेन करता है, और जो लाइव स्पेसिमेन होता है उनकी रैपिड किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस ये जो सेल के प्रोटीन्स होते हैं उनको स्टेबलाइज भी करता है। नेक्स्ट है 33 विच इज़ ए प्री रिक्वेस्टिक फॉर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो कौन सी कंडीशन एकदम मस्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, तो वो है फर्स्ट वैक्यूम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं और उनकी वेलोसिटी हाई होती है, तो जैसे ही वो पास होते हैं अगर वैक्यूम नहीं होगा तो एयर से डिफ्लेक्ट हो सकते हैं और हमारी बहुत सारी एनर्जी और इलेक्ट्रॉन वेस्ट हो सकते हैं। इसीलिए वैक्यूम का क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट कि जो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहे हैं वो अपने टारगेट पे ही हिट करें, वो डिफ्लेक्ट ना हो। नेक्स्ट है 34 स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड फॉर, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा टोपोग्राफी ऑफ सेल और टिश्यू, क्योंकि स्कैनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि वो सरफेस को स्कैन करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है, लेकिन जो टाइम होता है वो सैंपल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थ्रू आउट द स्पेसिमेन पास हो जाते हैं और उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की नॉलेज देते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पार्ट होते हैं, मतलब टाइप होते हैं। नेक्स्ट है 35 क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो कौन सा प्रिंसिपल क्रोमेटोग्राफी में काम करता है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड, पैसेज एट द डिफरेंट रेट एंड द एड्जॉर्प्शन एट द डिफरेंट रेट, मतलब क्रोमेटोग्राफी की क्लासिफिकेशन की गई है। ये मेथड होता है कि किस मेथड से जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट से मतलब इंटरेक्शन शो कर रहा है, अगर वो रिटेन रह रहा है तो हम रिटेंशन फैक्टर निकालते हैं, या फिर अगर वो जो मूविंग फेज है अगर उसके साथ निकल जाता है ऊपर तो हम उसको देखते हैं कि किस रेट से वो पैसेज हो रहा है उसका, मतलब वो सॉल्वेंट के साथ किस रेट से जा रहा है, या फिर जो मतलब स्टेशनरी फेज है वहाँ पे उसकी अटैचमेंट की रेट क्या है। तो दोनों से ही हम लोग निकाल सकते हैं कि टाइप ऑफ इंटरेक्शन से डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट से ज़्यादा जो मूविंग फेज है उससे ज़्यादा अटैचमेंट है, इंटरेक्शन है, या फिर जो स्टेशनरी फेज है उससे ज़्यादा है। तो कोई भी तरीका हो सकता है, दोनों तरीके के बेस पे ही हम क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है 36 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR रिक्वायर्स, तो इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नाम ही है तो न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए जो कि प्रिकर्सर का काम करेंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए, मैग्नीशियम की तो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसकी प्रॉपर एक्टिविटी के लिए, ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी होता है, एंड बफर जिसमें जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है इन PCR DNA एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस बफर pH रिक्वायर्ड, तो हमसे पूछी गई कि बफर की pH क्या होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन 8.3 to 8.88। थोड़ी बेसिक pH ही लेते हैं क्योंकि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो अपनी ऑप्टिमल पॉलीमरेज एक्टिविटी इसी pH रेंज पे शो करता है। नेक्स्ट है प्राइमर एनिलिंग रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज, तो हमें पूछा गया कि जो सेकेंड स्टेप होता है PCR का, जैसे फर्स्ट होता है कि डीनेचुरेशन, सेकेंड होता है एनिलिंग और थर्ड होता है एक्सटेंशन। तो इनके तीनों स्टेप के अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। हमसे एनिलिंग का पूछा गया है तो इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा 55 to 65। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें 95 टेम्परेचर होता है, डीनेचुरेशन में, एनिलिंग में 54, और जो एक्सटेंशन होता है वहाँ पे 72। तो आप तीनों स्टेप के याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है DNA पॉलीमरेज क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन PCR, तो DNA पॉलीमरेज की कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कि 1 to 2.5 यूनिट्स ही सफिशिएंट होती है एंजाइम्स की, क्योंकि एंजाइम खुद तो रिएक्शन में टेक पार्ट करते नहीं हैं, बट ये बस सिर्फ कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो इतनी यूनिट इनकी सफिशिएंट होती है। और ये चीज़ हम लोगों ने भी फील की है, जब हम लोग PCR करते हैं तो इतनी यूनिट ही डालते हैं, और टोटल जो है हमें जैसे 14.5 तो वाटर होता है और बाकी 20 माइक्रोलीटर तक हमें मतलब फाइनल वॉल्यूम मेकअप करनी होती है। तो जो बाकी जो वॉल्यूम बच गया है उसी में ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, तो हम एस्टिमेट लगा के ही डालते हैं कि DNA पॉलीमरेज कितना, प्राइमर कितना, तो ये सारी की सारी चीज़ें
5.5 माइक्रोलीटर के अंडर आ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमर्स क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन पीसीआर। तो प्राइमर की क्वांटिटी कितनी होती है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 0.5 to 1 माइक्रोमोलर। इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट रहती है प्राइमर की पीसीआर रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है 41 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा सिर्फ बैक्टीरिया में ही प्रोड्यूस होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इवन ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये बैक्टीरिया अपने डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोड्यूस करता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कि वायरस इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस, या फिर कोई भी फॉरेन डीएनए इसके अंदर फॉरेन डीएनए एंटर कर गया इसकी सेल के अंदर, तो ये क्या करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की प्रोडक्शन करवाता है और उसकी हेल्प से जो फॉरेन डीएनए पार्टिकल आया है उसको ब्रेक कर देता है सो दैट कि वो उसको हार्म ना कर सके, मतलब बैक्टीरिया को, होस्ट को। इसीलिए ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है एंडोन्यूक्लियस की प्रोडक्शन का। और फिर आप क्वेश्चन करोगे कि इस एंजाइम से इसका खुद का डीएनए कैसे बचा रहता है होस्ट का, तो वो मिथाइलेटेड से बचा रहता है कि वो अपने डीएनए को, अपने क्रोमोसोम को मिथाइलेटेड फॉर्म में रखता है, इसलिए ये एंजाइम उस पर काम नहीं कर पाते। लेकिन जो फॉरेन डीएनए या कुछ भी आ रहा है बाहर से कोई पार्टिकल, तो उसको ये डिग्रेड कर सकते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को। तो ये बैक्टीरिया से ही आइसोलेट किए जाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में अभी हमें पता है कि इनका कितना वाइड और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है 42 इन पीसीआर डीएनए डीनेचुरेशन टेम्परेचर इज। अभी हमने वही क्वेश्चन किया था कि इंडिविजुअल स्टेज का क्या क्या टेम्परेचर रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए अगर इतना टेम्परेचर करेंगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेज डीएनए डीनेचुरेशन। नेक्स्ट है 43 पबमेड इज़, मतलब पबमेड क्या है आपसे पूछा गया है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिटरेचर साइटेशन डेटाबेस है, मतलब लिटरेचर सर्च करने के लिए एक ये साइट होती है जहाँ पे आप कोई भी मतलब हिंट डालोगे या फिर कोई भी पेपर चाहिए लाइक आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें अगर डालोगे तो उसके रिलेशन में जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं, जितना भी डेटा है वहाँ पे, तो सब आपको डिस्प्ले पे आ जाएगा और आप लोग अपना जो इंटरेस्टेड डेटा है वो आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो। और भी अदर इंजन होते हैं सर्च की, जैसे पबकैम हो गया, पबमेड हो गया, गूगल स्कॉलर हो गया, यहाँ से आप अपना लिटरेचर को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है 44 वट इज़ ORF मीन्स ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कंटिन्यूस ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट कोडॉन दैट स्टार्टिंग विद ATG एंड एंडिंग विद TGA, TAA और TAG। बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज़ द DNA सीक्वेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड द स्टॉप कोडॉन। मान लो जैसे कोई mRNA बन के आ रहा है और इसकी ट्रांसलेशन से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में जितने भी कोडॉन होते हैं उनको ही ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं। नेक्स्ट है 45 राइबोजाइम इज़, राइबोजाइम क्या है ये हमें बताना है, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये एक तरीके का RNA मॉलिक्यूल होता है जिसमें एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती हैं। नेक्स्ट है 46 पूछा गया है कि सेंटीमॉर्गन क्या होता है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा 1% रिकम्बिनेशन बिटवीन द 2 जीन्स, क्योंकि सेंटीमॉर्गन एक मैप यूनिट होती है दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन लोसाई ऑन ए क्रोमोसोम। तो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है उसको मेज़र करने के लिए ये यूनिट यूज़ करते हैं, और अगर हमारी 1 सेंटीमॉर्गन कोई वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये है कि 1% चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। नेक्स्ट है 47 रिजॉल्विंग पावर ऑफ आई, कंपाउंड आई एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली, तो ये अभी हमने किया था और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर 47 का फर्स्ट हो जाएगा कि आई की रिजॉल्विंग पावर 100 माइक्रोमीटर होती है। फिर देन अगर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ किया तो 0.25 तक माइक्रोमीटर तक हम सेपरेट करके देख सकते हैं चीज़ों को। देन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये हाईली एफिशिएंट होते हैं और ये 10 एंगस्ट्रॉम मतलब कि 1 नैनोमीटर तक की चीज़ों को सेपरेट करके दिखा सकते हैं। 10 एंगस्ट्रॉम को हम 1 नैनोमीटर भी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। नेक्स्ट है 48 मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन लेक, उसमें मतलब नाइट्रोजन का मेन सोर्स क्या होता है, तो जो नाइट्रोजन और कार्बन होती हैं वो गैसियस साइकिल का पार्ट होती हैं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा क्योंकि रॉक्स से नहीं आ सकती, सेडिमेंट्री नहीं है। फोटोसिंथेसिस से नाइट्रोजन कैसे आ सकती है, फोटोसिंथेसिस से तो कार्बन हम लोग बोल सकते हैं, हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ऑक्सीजन बोल सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि CO2 और वाटर से ग्लूकोज बन रहा है, ना कि कोई और पार्टिकल नहीं, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट।
तो क्योंकि ये गैसेस का पार्ट होती है इसलिए एटमॉस्फेयर से ये एटमॉस्फेयर इसका सोर्स बन सकता है, क्योंकि क्या होता है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उससे N2 NH3 मतलब अमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। नेक्स्ट है 49, विच वन ऑफ इज नॉट इन्वॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा साइक्लिक AMP। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि ये इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है और सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। और इसकी फॉर्मेशन जो AMP है उससे होती है विद द हेल्प ऑफ एडिनाइलाइल साइक्लेज एंजाइम। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, सेल सिग्नलिंग पाथवे फॉलोइंग बाय T लिम्फोसाइट इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, क्योंकि जैसे ही एक बार जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो एंटीजन का स्टिमुलेशन देती है, मतलब एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है अपनी साइट पे और अपने जो रिसेप्टर है उस पर, और टी सेल को एक्टिवेट करती हैं। तो टी सेल सबसे पहले जो साइटोकाइंस है उनको प्रोड्यूस करती है, जैसे कि एक एग्जांपल है इंटरल्यूकिन 2। तो टी सेल वो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेगी और वो उसकी खुद की सेल पे ही काम करता है और जो फर्दर इसकी सेल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्योंकि टी लिम्फोसाइट को फर्दर फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बनानी है, जैसे टी हेल्पर 1 सेल, टी हेल्पर 2 सेल, अगर वो हेल्पर है तो वेराइटी ऑफ द सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट होना है, इसीलिए वो सबसे पहले ऐसे साइटोकाइंस को बनाएगी जो उसको खुद को सिग्नल दे सके कि दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में उसको डिफरेंशिएट होना है। नेक्स्ट है 51, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट इंटरैक्ट विद सेल सरफेस रिसेप्टर। तो थोड़ा क्वेश्चन की लाइनिंग और लैंग्वेज थोड़ी अलग है बट थोड़ा समझना चाहिए हमें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि इसके जो रिसेप्टर हैं वो सेल के सरफेस पे नहीं होते, इसके जो रिसेप्टर हैं वो सेल के अंदर होते हैं, मतलब न्यूक्लियर रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि ये एक स्टीरॉयड नेचर का हार्मोन है। नेक्स्ट है 52, विच वन ऑफ देम जी प्रोटीन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द सेल। तो इसका आंसर 52 हो जाएगा, 52 का आंसर सेकंड हो जाएगा रास वाला, क्योंकि ये एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है और जैसे टायरोसिन काइनेज फैमिली या नॉन टायरोसिन काइनेज फैमिली वाले मेंबर इसको एक्टिवेट करते हैं और ये वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस का मेडिएटर है, जैसे कि सेल ग्रोथ वन ऑफ देम है। बाकी अगर जो भी GTP बाइंडिंग प्रोटीन है इनकी बात करें तो सबसे पहले रो वाले की बात करते हैं RH। तो ये जो एक्टिन साइटोस्केलेटन होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करता है। रैब को बात करें तो ये भी एक GTP बाइंडिंग प्रोटीन है, ये मोटोर पाथवे जो होता है MTOR, तो उस पाथवे में मतलब इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है, सेल की वेरियस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेल डिवीजन, इन्फ्लेमेशन और एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। तो उस वाले मैकेनिज्म उस वाले पाथवे में इंटरमीडिएट होता है। रैन GTP प्रोटीन की बात करें तो ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, तो इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल सिग्नलिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय। तो इसका केमिकल सिग्नलिंग पूछा है हमसे, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये वो सिग्नलिंग होती है जब एक सेल अपनी ही विसिनिटी की सेल को सिग्नल देती है बाय सिक्रेटिंग ए केमिकल। विसिनिटी मतलब जो आसपास प्रेजेंट है, ज़्यादा गैप नहीं है दोनों के बीच में, तो वो जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह सिक्रेट कर सकती है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो नेक्स्ट सेल को सिग्नल दे सकते हैं। नेक्स्ट है 54, विच वन ऑफ देम इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जी प्रोटीन। जी प्रोटीन के बारे में तो 54 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन कि जी प्रोटीन बिकम एक्टिवेटेड व्हेन बाउंड टू GDP। तो ऐसा नहीं होता है, जैसे ही GPCR एक्टिवेट होता है वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे जब GTP बाउंड होगी तब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा। और फिर इसकी क्योंकि 3 सब यूनिट होती है अल्फ़ा और बीटा गामा, तो अल्फ़ा अपने अलग फंक्शंस को मेडिएट करती है और बीटा गामा अपने अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो GTP ही इनकी एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि जी प्रोटीन भी बेसिकली नाम वहीं से आया है कि इनकी GTP जो न्यूक्लियोटाइड है उससे बाइंडिंग एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है 55, विच वन ऑफ देम इज़ नॉट ए फंक्शनल प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन केराटिन, क्योंकि केराटिन फंक्शनल प्रोटीन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ECM का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। और भी जैसे होते हैं जैसे कि लेमिनिन है, फाइब्रोनेक्टिन है, हमने पढ़े थे, तो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और जो बाकी दिए हुए हैं ये एंजाइम्स है, तो ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली आर कॉल्ड।
तो 56 का हो जाएगा सेकंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो ये जो वो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वो फिनोटाइप होते हैं इसमें जो कि कंटिन्यूसली वेरी करते हैं, जैसे कि हाइट है, मास है बॉडी का, तो इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कलर ऑफ द एनिमल इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन क्वालिटेटिव वेरिएबल है, मीन्स क्वालिटी पे डिपेंड करता है, मतलब जो ट्रेड्स हैं उनकी क्वालिटी कैसी है तो उसके ऊपर कलर ऑफ एनिमल डिपेंड करता है। नेक्स्ट है 58 द मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड वेक्टर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों को पढ़ पढ़ के भी याद हो जाता है, मतलब रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसको इतनी बार हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा PBR 322। अब PBR में बात करें तो P प्लाज्मिड से लिया गया है और BOR दो साइंटिस्ट थे, मतलब पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्चर थे, तो उनके नाम से लिया गया है। एक B है बोलीवार और जो R है वो है रोड्रीग्यूज, तो ये वहाँ से लिया गया है। ये PBR 322 फर्स्ट वाइडली यूज्ड इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है, जो कि हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले इसको बनाया था, क्रिएट किया था इन 1977। इसमें अगर बेस पेयर की बात करें तो 4361 बेस पेयर होते हैं और इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है 59 H2O2 डिग्रेडिंग एंजाइम इज़, तो इसका आंसर C हो जाएगा कैटालेज एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होता है और ये H2O2 को H2O+O2 में कन्वर्ट करता है और हमारी सेल्स को जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाली कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है 60 विच एंजाइम एक्ट्स ऑन PIP2 एंड प्रोड्यूसेस IP3 एंड डैग, तो इसका आंसर हो जाएगा C फोस्फोलाइपेज C, क्योंकि जो फोस्फोलाइपेज C है ये एक मेम्ब्रेन से अटैच, मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उससे अटैच्ड एंजाइम है, तो ये पेरिफेरी पे ही मिलता है और ये PIP2 मतलब जो फॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट है उसको 2 कंपाउंड में ब्रेक कर देता है कंपोनेंट्स में, IP3 एंड डैग का मतलब है डाइएसाइल ग्लिसरॉल और IP3 का मतलब है 1,4,5 ट्राइफॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल। ये जो IP3 है इसके रिसेप्टर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, कैल्शियम चैनल को ओपन करता है और जिसकी वजह से कैल्शियम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट है 61 द क्लोरोप्लास्ट DNA इज़, तो पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट का DNA कैसा होता है, तो हमें पता है इसका आंसर थर्ड हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है। नेक्स्ट क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, तो उसमें बैक्टीरिया के जैसा ही क्रोमोसोम या फिर DNA होता है। नेक्स्ट है 62 विच वन ऑफ दैम इज सर्विंग एज सेकेंडरी मैसेंजर, तो इसका आंसर अभी हम पढ़ के आए साइक्लिक AMP होता है, जो कि विद द हेल्प ऑफ एडेनाइलाइल साइक्लेज प्रोड्यूस होता है फ्रॉम AMP। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ 2 स्पीसीज डिपेंड अपॉन ईच अदर इज़ नोन एज, तो दोनों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है एसोसिएशन, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। क्योंकि सिम्बायोसिस में क्या होता है कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं और वो मतलब सेपरेट कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता है बेनिफिट। लेकिन म्यूचुअलिज्म में क्या रहता है कि एक दूसरे को बेनिफिट देंगे लेकिन उनका सिम्बायोटिक होना ज़रूरी नहीं है, मतलब एक साथ एक जगह पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जानते हैं लाइकेन होता है सिम्बायोसिस में। नेक्स्ट है 64 विच वन ऑफ देम इज रिसीविंग द मैक्सिमम एनर्जी इन एनर्जी फ्लो, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा प्रोड्यूसर, क्योंकि हमें पता है जो हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल होता है, हाईएस्ट नहीं सॉरी जो लोएस्ट, मतलब कि जो ट्रॉपिकल लेवल में फर्स्ट नंबर पे होता है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और 10% रूल से ये एनर्जी आगे आगे पास होती है। तो हमें पता है कि नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे तो एनर्जी और अल्टीमेटली जो बायोमास है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोड्यूसर के पास ही होगी जिन्होंने मतलब फूड बनाया है। नेक्स्ट है 65 द एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई इन लाइकेन इज डिस्क्राइबिंग बाय, तो वही क्वेश्चन आ गया, इसमें सिम्बायोसिस आएगा क्योंकि दोनों अगर सेपरेशन में रहेंगी तो वो म्यूचुअल बेनिफिट्स और सर्वाइवल भी इवन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सिम्बायोसिस होगा। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि अगर 2 स्पीसीज अलग अलग रह रही हैं और एक दूसरे को बेनिफिट दे रही हैं तो उस कंडीशन में भी वो बेनिफिट देती रहेंगी, उनका एक साथ में अटैच होके रहना ज़रूरी नहीं होता है।
अगर हम लाइकेन की बात करें तो जो एल्गल पार्ट होता है, एल्गल पार्टनर है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो फंगल पार्टनर होता है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है 66, एन इकोलॉजिकल निश नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज। क्योंकि निश का मतलब ही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी कम्युनिटी में कैसे रोल प्ले कर रहा है, उसके इंडिविजुअल रोल, उसकी पोजीशन, हैबिटेट और बाकी अदर स्पीसीज से वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और निश में जो हायर लेवल होता है इकोलॉजिकल निश में, उसको बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिक या फिर मल्टी डायमेंशनल निश। उसमें होता है कि दो स्पीसीज़ एक दूसरे के साथ या फिर अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि निश में कौन एग्जिस्ट करेगा। कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज़, कॉम्पिटिटिव जो एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही हैं वो स्पीसीज़ आएंगी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ देम इकोसिस्टम हैज़ लोवेस्ट प्रोडक्शन, तो मुझे तो इसका आंसर सी लग रहा है, डीप ओशन, लेकिन आंसर की में फर्स्ट दिया हुआ था शैलो। डीप ओशन इसलिए क्योंकि वहाँ पे लाइट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए प्रोडक्टिविटी रेट काफ़ी हाईली अफेक्टेड होती है इस फैक्टर से, तो इसलिए मुझे लग रहा है इसका सी आना चाहिए था। नेक्स्ट है 68, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम मीट एंड ब्लेंड ईच अदर इज़ नोन एज, तो इसका हमें पता है इकोटोन आएगा, कि जहाँ पे दो इकोसिस्टम मिक्स हो रहे हैं, जैसे कि ग्रासलैंड है बिटवीन द फॉरेस्ट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम, तो ये एक तरीके का इकोटोन होता है। लेकिन ये होता है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ टू टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो इसीलिए इस इफेक्ट को एज इफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 69, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अर्थ कॉन्स्टिट्यूट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर को डिवाइड करते हैं हम तीन तरीके में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में तो सोयल वाला पार्ट होता है, द एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो लिथोस्फीयर के अंडर आते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर वाला पार्ट आता है और हाइड्रोस्फीयर में वाटर वाला पार्ट आता है, तो ये बायोस्फीयर में आते हैं। बायोम तो ऐसा है कि मतलब जियोग्राफिकली डिवाइड कर दिया गया है जो लिविंग एरिया है उसको, तो इसीलिए वो चीज़ नहीं आएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहे हैं वो बायोस्फीयर पार्ट में आएंगे, बायोस्फीयर के भी लिथोस्फीयर पार्ट में आएंगे। नेक्स्ट है 70, भोपाल गैस ट्रेजेडी कॉज्ड बाय लीकेज ऑफ, तो पूछा गया कि कौन सी गैस की वजह से हुई थी, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्योंकि ये जो गैस थी ये बहुत हार्मफुल है। और अगर हम ट्रेजेडी की बात करें तो ये 2-3 दिसंबर की नाइट में 1984 में हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, और कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, तो उस कंपनी में ये ट्रेजेडी हुई थी। नेक्स्ट है 71, मिनीमाटा डिजीज़ कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ वाटर बाय, तो इसका रीज़न पूछा गया है कि किसकी एक्सेस की वजह से होते हैं, तो ये थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा, मर्करी पॉइजनिंग। और इसका सबसे मतलब बैड इफेक्ट जो है वो सीएनएस पे जाता है, सीएनएस पे पड़ता है, जिसकी वजह से नंबनेस हो जाती है हमारे हाथ और पैरों में, और जो हियरिंग और स्पीच की कैपेबिलिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, विजन कैपेबिलिटी डैमेज हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती हैं, और एटेक्सिया हो जाता है। एटेक्सिया मतलब कि इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, चल नहीं पाते हैं अच्छे से, तो ये सारे इसके सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट है 72, स्पीसीज दैट कॉज्ड बाय जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज़ नॉन एज, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, एलोपैट्रिक। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं जियोपैट्रिक को छोड़ के, मतलब सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक, पेरीपैट्रिक, एलोपैट्रिक, ये सभी इसमें आते हैं। ये स्पेशिएशन के टाइप होते हैं कि डिफरेंट वे से स्पीसीज़ की फॉर्मेशन होना। एलोपैट्रिक में क्या होता है कि दो स्पीसीज़ के बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, जिसके वजह से विद टाइम वो दो स्पीसीज़ डिफरेंट स्पीसीज़ बन जाती हैं। सॉरी, दो स्पीसीज़ नहीं थी वो, पॉपुलेशन के बीच में आ जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, दो पॉपुलेशन होती हैं, उनके बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर होता है, जिसकी वजह से वो टाइम मतलब ओवर द टाइम मिल नहीं पाती हैं एक दूसरे से, और फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो डिफरेंट स्पीसीज़ बन जाती हैं, अब वो इनब्रीड नहीं कर पाती। नेक्स्ट है 73, बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स आर नोन एज, तो हमें इसका पता है बैंथोज होते हैं। वैसे इनकी भी क्लासिफिकेशन मैं एक प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ कि जो नेक्टोन होते हैं, न्यूस्टोन होते हैं, बैंथोज होते हैं, प्लैंकटोन होते हैं। प्लैंकटोन होते हैं जो कि अपर सरफेस पे स्विम करते हैं पैसिवली, मतलब वाटर करंट से स्विम करते हैं, जिनके पास खुद का कोई फोर्स नहीं होता स्विम करने के लिए। नेक्टोन होते हैं जो एक्टिव स्विमर होते हैं, जैसे कि फिशेज़ हो गया, फिशेज़ हो गया, ऑक्टोपस हो गया। न्यूस्टोन में आते हैं जो कि ओपन लेयर में मिलते हैं,
जो कि एयर वाटर के इंटरफेस पे सरफेस पे जो कि लाइव करते हैं और स्विम करते रहते हैं। और बेंथोज वो होते हैं जो मतलब एकदम बॉटम लेयर पे जो रहते हैं, जैसे एनिमल्स और प्लांट कुछ भी हो सकते हैं, वो स्विमर भी हो सकते हैं या फिर जो सीडेंट्री होते हैं वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है 74, व्हेन वाज द यूनेस्को लॉन्च्ड ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। वैसे मैंने जहाँ तक देखा है बुक्स में तो यहाँ पे तो ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम पूछा गया है, लेकिन सब जगह पे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम दिया हुआ है, जो कि यूनेस्को ने 1971 में लॉन्च किया था। उसके बाद 81 का जो अगर ये है ह्यूमन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, तो ये मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मैन वाला मिला है लेकिन उसकी ईयर 1971 है। 1981 वाले प्रोग्राम के बारे में कोई नॉलेज नहीं मिली है, तो आप लोग देख सकते हो इसका आंसर क्या आना चाहिए। नेक्स्ट है 75, द टर्म बायोसिनोसिस गिवन बाय। तो ये टर्म किसने दी थी? तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा कार्ल मोबियस। बेसिकली बायोसिनोसिस क्या होता है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी ही होती है। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है कि सेवरल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज जब एक पर्टिकुलर एरिया में असेंबल होकर रहते हैं इन अ क्लोजली इंटीग्रेटेड मैनर एंड क्लोजली इंटीग्रेटेड कम्युनिटी, तो उसी को कम्युनिटी बोलते हैं और बायोसिनोसिस भी बोलते हैं। और ये वर्ड फर्स्ट टाइम कार्ल मोबियस ने दिया था।